नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टैबलेट में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को देखेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और यहाँ पे जो एमसीक्यू हम लोग देखेंगे, ये क्लास 11th के बायोलॉजी के चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड से रिलेटेड है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। ओराइजा सेटिवा इज़ द बाइनोमियल नेम ऑफ द राइस प्लांट। द वर्ड सेटिवा इज़ कॉल्ड। तो ओराइजा सेटिवा जो है, ये बाइनोमियल नेम है, मतलब द्विपद नाम है राइस प्लांट का, चावल के पौधे का। इसमें जो सेटिवा है उसको क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए में हो गया स्पीसीज नेम, प्रजाति का नाम, या फिर ऑप्शन बी में हो गया स्पीसीज स्पेसिफिक नोमेनक्लेचर, या फिर ऑप्शन सी में हो गया स्पेसिफिक एपिथेट, या फिर ऑप्शन डी में हो गया स्पेसिफिक नेम। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब है कि ओराइजा सेटिवा में जो ये सेटिवा है, इसको क्या कहा जाता है? इसको स्पेसिफिक एपिथेट कहा जाता है। देखिए, इसमें कंफ्यूज नहीं कीजिएगा कि स्पीसीज का स्पीसीज नेम है। देखिए, स्पीसीज को डिनोट करता है भले सेटिवा, लेकिन जब भी बाइनोमियल नेम में जो सेकंड लेटर रहता है, सेकंड वर्ड रहता है, उसको सेकंड वर्ड जो रहता है, सॉरी लेटर कहा गया, सेकंड वर्ड जो रहता है उसको स्पेसिफिक एपिथेट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जैसे ओराइजा सेटिवा है, इसमें सेटिवा को क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक एपिथेट बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए उसको देखते हैं। द मेन काउज ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज फ्रॉम द ट्रॉपिक्स इज। तो उष्ण कटिबंध से प्रजातियों के विलुप्त होने का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए में हो गया सॉइल इरोजन, मृदा अपरदन, या फिर ऑप्शन बी में हो गया एफॉरेस्टेशन, वनीकरण, या फिर ऑप्शन सी में हो गया पॉल्यूशन, प्रदूषण, या फिर ऑप्शन डी में हो गया डिफॉरेस्टेशन यानी वनों की कटाई। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब है कि उष्ण कटिबंध जो क्षेत्र है, वहाँ से जो प्रजातियाँ विलुप्त हो रही हैं, उसका मुख्य कारण क्या है? डिफॉरेस्टेशन यानी वनों की कटाई। देखिए, जो भी प्रजातियाँ जो उष्ण कटिबंध में रहती हैं, वो कहाँ रहती हैं? वो पेड़ों पे रहती है, अधिकतर जंगल में रहते हैं जानवर, जीव जंतु। तो अगर उनके ही आवास को, उनके ही हैबिटाट को अगर हम लोग ख़त्म करते चले जाएंगे, वनों को काटते हुए चले जाएंगे, तो फिर क्या होगा? वो लोग कहाँ रहेंगे, है ना? तो एक्सटिंक्शन जो होगा, विलुप्त होना होना तो लाजमी है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। ए ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टेड जेनरा इज कॉल्ड। तो परस्पर जुड़े जेनरा के समूह को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए में हो गया ऑर्डर, या फिर ऑप्शन बी में हो गया फाइलम, या फिर ऑप्शन सी में हो गया क्लास, या फिर ऑप्शन डी में हो गया फैमिली। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब है कि जो परस्पर जुड़े जेनरा होते हैं उसके समूह को फैमिली कहा जाता है। देखिए, सबसे जो नीचे रहता है वो क्या रहता है? स्पीसीज, उसके ऊपर में क्या होगा? जीनस, उसके ऊपर में क्या होगा? फैमिली, उसके ऊपर में क्या होगा? ऑर्डर, उसके ऊपर में क्या होगा? क्लास। तो इस तरीके से होता है। तो देखिए, यहाँ पे जो जेनेरा है, मतलब जीनस के अगर समूह को क्या कहेंगे? जो ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टेड जीनस होंगे, जेनेरा होंगे, उसको हम लोग क्या कहेंगे? फैमिली कहेंगे। ठीक है, तो इसलिए इसका जवाब क्या होगा? सही, फैमिली। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए उसको देखते हैं। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कंसिस्ट ऑफ टू नेम्स, दीज आर। तो द्विपद नामकरण में दो नाम होते हैं, ये हैं। तो ऑप्शन ए में हो गया ऑर्डर एंड फैमिली, या फिर ऑप्शन बी में हो गया जीनस एंड स्पीसीज, या फिर ऑप्शन सी में हो गया फैमिली एंड जीनस, या फिर ऑप्शन डी में हो गया स्पीसीज एंड वैरायटी। तो चलिए यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। जैसे जो ह्यूमन है उसका जो साइंटिफिक नेम है, मतलब बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में उसको क्या लिखते हैं? होमो सेपियंस लिखते हैं। तो देखिए, होमो सेपियंस लिखते हैं, तो यहाँ पे बोल रहा है कि होमो क्या है और सेपियंस क्या है। तो देखिए, होमो क्या है? जीनस को डिनोट करता है, और सेपियंस किसको डिनोट करता है? स्पीसीज को। ठीक है, तो द्विपद नाम में जो दो नाम होते हैं वो क्या क्या होते हैं? वो एक जीनस होते हैं फर्स्ट, और जो सेकंड होते हैं वो क्या होते हैं? स्पीसीज होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग चलिए देखते हैं। अरस्तु डिवाइडेड एनिमल्स इनटू। अरस्तु ने जानवरों को किसमें विभाजित किया था? तो ऑप्शन ए में हो गया वर्टिब्रेटा एंड इनवर्टिब्रेटा, या फिर ऑप्शन बी में हो गया प्रोटोजोआ एंड मेटाजोआ, या फिर ऑप्शन सी में हो गया एनिमा और एनेमा, या फिर ऑप्शन डी में हो गया कॉर्डेटा एंड नॉन कॉर्डेटा। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब है कि अरस्तु ने क्या किया था? एनिमल्स को दो इसमें डिवाइड किया था, एक एनिमा और एक एनेमा में।
देखिए एनिमा जिसको कहा जाता था उस मतलब अरस्तू जिसको बोलते थे, जो वर्टिब्रेट्स के जो रेड अगर ब्लड सेल्स होते थे मतलब ब्लड उनके रेड होते थे तो उनको एनिमा बोलते थे। और जो इनवर्टिब्रेट्स होते थे जिनके जो खून है जिनके रक्त हैं वो लाल नहीं होते थे, रेड नहीं होते थे, उनको एनेमा बोलते थे। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर लिंक्ड टू वन अनदर बिकॉज सभी जीवित जीव एक दूसरे से जुड़े हुए हैं क्योंकि दे हैव कॉमन जेनेटिक मटेरियल ऑफ द सेम टाइप, क्योंकि उनमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो कॉमन होता है और सेम टाइप का होता है। या फिर ऑप्शन बी में हो गया दे शेयर कॉमन जेनेटिक मटेरियल बट टू वेरिंग डिग्री, वे एक मतलब कॉमन जेनेटिक मटेरियल को वो शेयर करते हैं लेकिन कुछ वेरिंग डिग्री का होता है। ठीक है, सब में अलग अलग मतलब टाइप का मतलब कम जो अमाउंट होता है या फिर जो थोड़ा बहुत मतलब अलग होता है। या फिर ऑप्शन सी में हो गया ऑल हैव कॉमन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, या फिर ऑप्शन सी में हो गया सभी में एक कॉमन जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है वो होता है कोशिकीय संगठन। या फिर ऑप्शन डी में हो गया ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो सही जवाब है ऑल ऑफ द अबव। उसके बाद जो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, मिक्सचर ऑफ ईस्ट शुगर एंड वाटर वाज टेकन इन ए टेस्ट ट्यूब। तो एक टेस्ट ट्यूब में हम लोग ईस्ट शुगर और वाटर को ले लिए। ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब है, यहाँ पे हम लोग ईस्ट मिला दी ईस्ट ले लिए हैं। देखिए ईस्ट क्या है, एक यूकैरियोटिक सिंगल सेल्ड फंगी है। ठीक है, फंगस है एक टाइप का ईस्ट, और इसमें हम लोग क्या वाटर भी लिए हैं और उसमें शुगर भी ऐड किए हैं। आफ्टर 1 आवर बबल्स वेर ऑब्जर्व्ड इन द मिक्सचर। एक घंटे के बाद क्या होता है इस मिक्सचर में क्या होता है, बबल्स बनने लगते हैं, बुलबुले बनने लगते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ बबल वाज ड्यू टू, तो ये जो यहाँ पे बबल्स बन रहे हैं उसका कारण क्या है। ठीक है, तो ऑप्शन ए में हो गया डाइजेशन, या फिर ऑप्शन बी में हो गया फोटोसिंथेसिस, या फिर ऑप्शन सी में हो गया एक्सक्रीशन, या फिर ऑप्शन डी में हो गया रेस्पिरेशन। तो देखिए जब ईस्ट को हम लोग वाटर में डालेंगे शुगर के साथ मिक्स करके, तो यहाँ पे एन एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। तो एक तरीके से यहाँ पे रेस्पिरेशन हो रहा है। और इसमें होता क्या है, जो शुगर होता है उसको ब्रेक डाउन कर देता है, ये ईस्ट क्या करता है ब्रेक डाउन करता है किस पे, इथेनॉल और CO2 में। ठीक है, तो ये जो बबल्स यहाँ पे बनते हैं वो क्या होते हैं, वो CO2 के बबल्स होते हैं। और इसलिए यहाँ पे कौन सी घटना हो रही है, यहाँ पे रेस्पिरेशन हो रहा है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है चलिए उसको हम लोग देखते हैं। टैक्सानोमिक हेरार्ची रेफर्स टू, टैक्सानोमिक पदानुक्रम किसको संदर्भित करता है। ऑप्शन ए में हो गया ए लिस्ट ऑफ बॉटनिस्ट और जूलॉजिस्ट हु हैव वर्कड ऑन टैक्सोनॉमी ऑफ स्पीसीज और ग्रुप। तो यहाँ पे बोल रहा है कि बॉटनिस्ट और जूलॉजिस्ट का नाम होता है, तो ये नहीं होता है, ये ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन बी में क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीसीज बेस्ड ऑन फॉसिल रिकॉर्ड, तो किसी स्पीसीज का जो क्लासिफिकेशन होता है क्या फॉसिल रिकॉर्ड के हिसाब से, नहीं, तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन सी में हो गया फॉसिल रिकॉर्ड, देखिए जो फॉसिल मिलते हैं बहुत सारी स्पीसीज के उसके हिसाब से बोल रहा है क्लासिफिकेशन होता है क्या, नहीं होता है। तो उसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन है, ए ग्रुप ऑफ सीनियर टैक्सोनॉमिस्ट हु डिसाइड द नोमेनक्लेचर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। तो एक ग्रुप होता है क्या टैक्सोनॉमिक हिरार्ची में, ग्रुप होता है टैक्सोनॉमिक जो टैक्सोनॉमिस्ट होते हैं सीनियर टैक्सोनॉमिस्ट उनका ग्रुप होता है, तो ये भी नहीं होता है। ऑप्शन सी भी इसका जवाब नहीं है। उसके बाद जो नेक्स्ट है ऑप्शन डी, स्टेप वाइज अरेंजमेंट ऑफ ऑल कैटेगरीज फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ये ऑप्शन जो डी है ये सही है कि टैक्सोनॉमिक जो हायरार्की होते हैं वो क्या दर्शाते हैं, वो दर्शाते हैं एक स्टेप वाइज अरेंजमेंट का ऑल कैटेगरीज फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो प्लांट्स और एनिमल्स के क्लासिफिकेशन के लिए ऑल कैटेगरी को क्या करते हैं, स्टेप वाइज अरेंजमेंट को दर्शाते हैं। कौन दर्शाते हैं, ये टैक्सोनॉमिक हायरार्की। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको हम लोग देखते हैं। वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज एक्सिबिटेड ओनली बाय ग्रीन प्लांट्स एंड नॉट बाय एनिमल्स। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कार्य है जो कि सिर्फ हरे पौधे द्वारा ही किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, ना कि जानवरों द्वारा। तो ऑप्शन ए में हो गया ग्रोथ, या फिर ऑप्शन बी में हो गया डाइजेशन, या फिर ऑप्शन सी में हो गया फोटोसिंथेसिस, या फिर ऑप्शन डी में हो गया रेस्पिरेशन। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है ये बहुत ही आसान है और इसको आप नीचे कमेंट में जवाब देंगे। और उसके बाद जो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं उसको चलिए, द लीनियन सिस्टम ऑफ प्लांट
क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन, तो पादप वर्गीकरण की लीनियन प्रणाली किस पर आधारित थी? ऑप्शन ए में हो गया, देखिए कार्लोस लिनियस ने प्लांट का क्लासिफिकेशन जो किया था, तो उसका जो वर्गीकरण का आधार था, क्लासिफिकेशन का जो बेस था, वो क्या था? ऑप्शन ए में हो गया मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स, या फिर ऑप्शन बी में हो गया इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स, या फिर ऑप्शन सी में हो गया फ्लोरल कैरेक्टर्स, या फिर ऑप्शन डी में हो गया नॉन ऑफ द अबव। तो इसका जो दोस्तों सही जवाब है, इसका सही जवाब क्या है? लीनियन प्रणाली में जो कार्लोस लिनियस थे, उन्होंने जब पादप को वर्गीकरण किया, जो प्लांट से इसका क्लासिफिकेशन किया, तो उसके फ्लोरल कैरेक्टर्स के आधार पर उन्होंने क्या किया? वर्गीकरण किया। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे इस चैनल में नए व्यूअर हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए।